तो आज का अपना सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि मध्यकालीन भारत का दौर कैसा था, फिर देखेंगे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद उन 5 सल्तनतों की कहानी को समझेंगे और आखिर में ऐबक और इल्तुतमिश के रोल पर जरा गहराई से बात करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, मध्यकालीन भारत का दौर। देखिए, दिल्ली सल्तनत को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस वक्त का भारत असल में था कैसा। एक बड़ा नजरिया लेना जरूरी है। तो ये नोट्स हमें क्या बताते हैं? देखिए, मध्यकालीन भारत को मोटे तौर पे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला दौर था 712 से 1206 एडी तक, जब मुस्लिम आक्रमण हुए। फिर आया वो दौर जो हमारा मेन टॉपिक है, 1206 से 1526 तक, यानी दिल्ली सल्तनत। और उसके बाद 1526 से मुगलों का राज शुरू हो गया। हमारा पूरा ध्यान इस बीच वाले हिस्से पर रहेगा। अच्छा, तो अब सीधे आते हैं दिल्ली सल्तनत पर। ये सिर्फ एक और राज नहीं था, बल्कि ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा नया चैप्टर था जिसने उत्तर भारत की सियासत, कल्चर, सबको एक नया मोड़ दे दिया। तो जैसा कि नोट्स में साफ साफ लिखा है, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था 1206 से 1526 एडी तक, मतलब पूरे 320 साल। जरा सोचिए, ये कितना लंबा वक्त होता है। इसमें तो कई पीढ़ियां आ गईं और चली गईं, और भारत का नक्शा पूरी तरह बदल गया। अब सबसे मजेदार बात तो ये है कि इन 320 सालों तक किसी एक खानदान का राज नहीं चला। ये असल में 5 अलग अलग वंशों की एक मिलीजुली कहानी है। जी हाँ, पूरे 5। दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास इन्हीं 5 वंशों से मिलकर बना है, जो एक के बाद एक गद्दी पर बैठे। और ये है वो 5 वंश, बिल्कुल इसी ऑर्डर में। सबसे पहले आया गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और आखिर में आया लोदी वंश। नोट्स में भी बिल्कुल यही क्रम दिया हुआ है। अब इस हाथ से लिखे हुए नोट को देखिए। इसमें कमाल की बात यह है कि हर वंश का टाइम पीरियड भी दिया है। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी 1290 से 1320, मतलब किसी ने दशकों तक राज किया तो कोई बहुत कम समय के लिए ही टिक पाया, और ये सिलसिला चलता रहा 1526 तक। चलिए अब कहानी के सबसे पहले और सबसे जरूरी किरदार पर फोकस करते हैं। वो इंसान जिसने इस बहुत बड़ी सल्तनत की पहली ईंट रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ एक छोटी सी पर बड़ी मजेदार बात है। जैसा नोट्स में लिखा है, ऐबक नाम का मतलब अरबी और फारसी में चांद होता है। तो ऐबक के बारे में जो खास बातें हमें याद रखनी है वो क्या है? 1, वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। 2, उसकी राजधानी दिल्ली नहीं लाहौर थी। 3, उसे लाख बख्श भी कहते थे क्योंकि वो लाखों में दान देता था। 4, उसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। और 5, उसकी मौत पोलो यानी चौगान खेलते हुए हुई। और ये जो माइंड मैप है ना, ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि ऐबक ने क्या क्या बनवाया। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, और सबसे मशहूर कुतुब मीनार का काम उसी ने शुरू करवाया था। ऐबक के बाद कहानी में एंट्री होती है इल्तुतमिश की, और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि आखिर सल्तनत के इतिहास में उसकी असली जगह क्या है। सवाल बहुत सीधा सा है, अगर सल्तनत ऐबक ने शुरू की तो फिर इल्तुतमिश को असली संस्थापक का क्रेडिट क्यों दिया जाता है? चलिए इसका जवाब भी इन्हीं नोट्स में ढूंढते हैं। और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि इन्हीं नोट्स में छिपा है। देखिए, यहाँ साफ लिखा है कि इल्तुतमिश असली संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का रक्षक था। पर ऐसा क्यों? तो फर्क ये है, ऐबक ने सल्तनत की शुरुआत जरूर की, लेकिन उसकी राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने न सिर्फ राजधानी को दिल्ली बनाया, बल्कि सल्तनत को उसके शुरुआती खतरों से बचाकर उसे मजबूत किया। एक ने सल्तनत शुरू की तो दूसरे ने उसे बचाया और एक ठोस नींव दी। उसे रक्षक या सेवियर क्यों कहा गया? इसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है, मंगोल आक्रमण। नोट्स बताते हैं कि 1217 एडी के आसपास, जब चंगेज खान का खौफ पूरी दुनिया पर था, तब इल्तुतमिश ने अपनी समझदारी से सल्तनत को इस तबाही से बचा लिया था। तो आज इन नोट्स से हमने 3 मोटी मोटी बातें समझी। पहली कि दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 तक चली, वो असल में 5 वंशों की कहानी है। दूसरी, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था जिसने लाहौर से शुरुआत की। और तीसरी, इल्तुतमिश को असली संस्थापक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने सल्तनत को जमाया और बचाया। लेकिन दिल्ली सल्तनत की ये कहानी तो अभी बस शुरू हुई है।
सोचने वाली बात ये है कि इसके बाद रजिया सुल्तान जैसी शासिका और खिलजी जैसे ताकतवर सुल्तानों ने इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाया होगा, जिसके जवाब भी शायद इन्हीं नोट्स में कहीं छिपे। नोट्स हमें सीधे ले जाते हैं दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले राजवंश यानी गुलाम वंश में। इसका टाइमलाइन था 1206 से 1290 तक का। चलिए देखते हैं कि इस दौर में जो बड़े बड़े शासक हुए उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को कैसे एक नया मोड़ दिया। तो आज की कहानी में हम सबसे पहले मिलेंगे इल्तुतमिश से, जिन्हें सल्तनत का असली आर्किटेक्ट मतलब असली संस्थापक माना जाता है। फिर हम रजिया सुल्तान की हिम्मत और उनकी कहानी जानेंगे। उसके बाद आएगा बलबन और उसकी मशहूर रक्त और लौ की नीति, और आखिर में देखेंगे कि इस वंश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। देखिए, गुलाम वंश की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, पर उस नींव पर सल्तनत की जो आलीशान इमारत खड़ी की ना, वो काम इल्तुतमिश ने किया था। इसीलिए इतिहासकार उन्हें असली संस्थापक का दर्जा देते हैं। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है इल्तुतमिश के बारे में। उन्हें गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे और ऐबक खुद मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। तो एक तरह से गुलाम का गुलाम, ये थी उस दौर की हकीकत। इल्तुतमिश सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, बल्कि बहुत ही शानदार एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने सल्तनत को चलाने के लिए कुछ जबरदस्त सिस्टम बनाए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इक्ता व्यवस्था, और अपने 40 वफादार तुर्की सरदारों का एक ग्रुप बनाया जिसे चालीसा कहते थे। और इकोनॉमी को सेट करने के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड सिक्के चलाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल। तो ये इक्ता व्यवस्था आखिर थी क्या? बहुत आसान शब्दों में समझिए, ये कैश सैलरी की जगह जमीन देने का एक सिस्टम था। जो बड़े सैनिक या अधिकारी होते थे, उन्हें तनख्वाह में जमीन का एक टुकड़ा मिलता था, जिसे इक्ता कहते थे। इससे उन्हें सैलरी भी मिल जाती थी और वो उस इलाके का राजकाज भी संभालते थे। मतलब एक तीर से दो निशाने। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली के तख्त पर एक ऐसा चेहरा आया जिसने सबको चौंका दिया, उनकी अपनी बेटी रजिया सुल्तान। वो दिल्ली पर हुकूमत करने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका थी। सोचिए, उस जमाने में ये किसी इनकलाब से कम नहीं था। रजिया की कहानी ना किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। वो एक बहुत काबिल लीडर थी, लेकिन उनके अपने ही दरबारी और सगे भाई बहराम शाह ने उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रच दी, और इसका नतीजा, उन्हें तख्त से हटा दिया गया और हरियाणा के कैथल में उनकी बड़ी दुखद मौत हो गई। रजिया के जाने के बाद दिल्ली ने कुछ कमजोर सुल्तानों का दौर देखा, और फिर एंट्री हुई गयासुद्दीन बलबन की। बलबन एक ऐसा सुल्तान था जो सिर्फ एक ही भाषा समझता था, ताकत की भाषा। उसका बस एक ही मकसद था, सुल्तान की पोस्ट का ऐसा खौफ पैदा करना कि कोई सिर उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए बलबन ने एक बड़ा टाइटल लिया, नियाबत-ए-खुदाई, जिसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। सीधा सीधा मैसेज था, सुल्तान का हुक्म मतलब भगवान का हुक्म, और उसके खिलाफ जाना मतलब भगवान के खिलाफ जाना। अब यहां बलबन की असली चालाकी दिखती है। जिस चालीसा यानी 40 तुर्क सरदारों के ग्रुप को इल्तुतमिश ने सल्तनत की रीढ़ बनाया था, बलबन ने सबसे पहले उसी को तोड़ दिया। वो समझ गया था कि अगर कोई सुल्तान को चुनौती दे सकता है तो वो यही 40 सरदार हैं, तो उसने जड़ ही खत्म कर दी। बलबन ने अपने दरबार में कुछ ऐसे सख्त नियम बनाए जो हर किसी को उसकी औकात याद दिलाते थे। पहला था सिजदा, यानी सुल्तान के सामने घुटनों पर झुकना, और दूसरा था पैबोस, मतलब पेट के बल लेटकर सुल्तान के कदम चूमना। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये हर सरदार के मन में सुल्तान का खौफ भरने का एक तरीका था। अपनी पावर को जमीन पर उतारने के लिए उसने एक अलग मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने अर्ज। दुश्मनों और बागियों के लिए उसकी पॉलिसी सीधी थी, रक्त और लौह, मतलब कोई माफी नहीं, सीधा तलवार से जवाब। और अपनी शान दिखाने के लिए उसने ईरानी त्योहार नवरोज को बड़े शाही अंदाज में मनाना शुरू किया। बलबन ने सल्तनत को लोहे की तरह मजबूत तो बना दिया, लेकिन उसके बाद जो आए वो इसे संभाल नहीं पाए। गुलाम वंश का सूरज अब धीरे धीरे डूब रहा था और दिल्ली के आसमान पर एक नए राजवंश के सितारे चमकने वाले थे। और गुलाम वंश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कब्जा हुआ खिलजी वंश का। इस वंश की शुरुआत की जलालुद्दीन खिलजी ने, लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब उसका बहुत ही एम्बिशियस भतीजा अलाउद्दीन खिलजी सीन में आया। वो एक ऐसा तूफान था जो दिल्ली सल्तनत का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो गुलाम वंश की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है?
कि इल्तुतमिश ने सल्तनत बनाई, रजिया ने उस सिस्टम को चैलेंज किया और बलबन ने उसे लोहे की मुट्ठी से चलाया। गुलामों ने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन एक सवाल आज भी कायम है, क्या सत्ता का ये खेल कभी खत्म होता है या सिर्फ चेहरे बदलते रहते हैं? नमस्कार, चलिए आज दिल्ली सल्तनत के इतिहास में चलते हैं और दो बड़े मजेदार वंशों खिलजी और तुगलक की कहानी को समझते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो शुरू करें। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, कभी सोचा है दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को दूसरा सिकंदर का टाइटल दे दिया था? जरा सोचिए, क्योंकि इसका जवाब ही हमारी कहानी का पहला हीरो है। तो चलिए मिलते हैं दिल्ली सल्तनत के इसी सिकंदर से, जिसने अपने इरादों से ना पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। ये हैं अलाउद्दीन खिलजी। अब इनका असली नाम तो था अली गुरशस्प, पर इतिहास इन्हें अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानता है। और ये खिलजी वंश के सबसे पावरफुल शासक थे। इनका सपना था पूरी दुनिया जीतने का, और इसीलिए इन्होंने खुद को एक बड़ा जबरदस्त खिताब दिया, सिकंदर सानी, मतलब दूसरा अलेक्जेंडर। अच्छा, अलाउद्दीन के इरादे सिर्फ दिल्ली या नॉर्थ इंडिया तक ही नहीं थे। नहीं, उन्होंने अपना एक बहुत फेमस साउथ मिशन शुरू किया। और इस मिशन को लीड कौन कर रहा था? उनका सबसे भरोसेमंद जनरल मलिक काफूर। और काफूर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उसे गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा गया था। सोचिए, एक गुलाम, और इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहते थे। अलाउद्दीन के इतने सारे मिलिट्री कैंपेन्स में से एक है जो सबसे ज्यादा मशहूर है, और वो है 1303 का चित्तौड़ अभियान। यहीं पर उनका सामना हुआ था राजा रतन सिंह और उनकी पत्नी रानी पद्मावती से। ये इतिहास की एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक दर्दनाक घटना है। और चित्तौड़ के इसी घेराव के दौरान इतिहास की वो दर्दनाक घटना हुई जिसे जौहर कहते हैं। जौहर एक ऐसी प्रथा थी जिसमें राजपूत औरतें दुश्मन के हाथों अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को आग के हवाले कर देती थीं। एक सामूहिक आत्मदाह। लेकिन अलाउद्दीन सिर्फ एक जंग जीतने वाला योद्धा ही नहीं था। नहीं, वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर, एक सुधारक भी था। चलिए अब जरा उसके कुछ कमाल के एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों पर नजर डालते हैं। अब देखिए, इतनी बड़ी सेना थी तो करप्शन का भी डर था। इसे रोकने के लिए उसने एक बड़ा अनोखा कह सकते हैं कि एक तरह का आइडेंटिटी सिस्टम शुरू किया। इसके 2 हिस्से थे। पहला था दाग। इसमें घोड़ों पर एक शाही मोहर लगा दी जाती थी ताकि कोई अच्छे घोड़े को किसी कमजोर घोड़े से बदल न सके। और दूसरा था चेहरा, जिसमें हर सैनिक का पूरा हुलिया, मतलब वो कैसा दिखता है, सब कुछ लिखा जाता था। कह सकते हैं कि ये उस जमाने का आइडेंटिटी कार्ड था। अलाउद्दीन का शायद सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी कदम था उसका मार्केट रिफॉर्म। उसने क्या किया? उसने हर जरूरी चीज की कीमत फिक्स कर दी, बिचौलियों को सिस्टम से हटा दिया। और सबसे बड़ी बात, पहली बार अपनी सेना को कैश में सैलरी देना शुरू किया। अब इसका असर क्या हुआ? इससे सिर्फ उसके सैनिकों को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी महंगाई से बहुत बड़ी राहत मिली। तो जंग और एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा हटते हैं। अलाउद्दीन का दरबार सिर्फ तलवारों की खनक से ही नहीं गूंजता था, वो कला और संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा सेंटर था। और उस सेंटर का जो सबसे चमकता हुआ सितारा था वो एक ही इंसान था, और ये थे अमीर खुसरो, अलाउद्दीन के राजकवि। उनकी प्रतिभा इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें तोताए हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता था। पर वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो तो एक चलते फिरते जीनियस थे। तो खुसरो ने आखिर हमें दिया क्या क्या? अच्छा, माना जाता है कि आज हम जिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सितार और तबला को सुनते हैं ना, उन्हें बनाने का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। वो एक कमाल के कवि थे, गायक थे और म्यूजिशियन थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम है खजाइन उल फतूह। और हाँ, वो रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के पटियाली के। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश ज्यादा टिक नहीं पाया और धीरे धीरे खत्म हो गया, और फिर दिल्ली की गद्दी पर आया एक नया वंश। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये हैं गियासुद्दीन तुगलक। इन्होंने ही तुगलक वंश की शुरुआत की। इनका फोकस खेतीबाड़ी और सिंचाई पर बहुत था, और इन्होंने दिल्ली के पास एक नया शहर भी बसाया, तुगलकाबाद। गियासुद्दीन के बाद तुगलक वंश में एक ऐसा सुल्तान आया जिसे इतिहास आज भी एक बड़े अजीब नाम से जानता है, बुद्धिमान मूर्ख राजा। है ना बड़ा अनोखा टाइटल? हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की।
इनका असली नाम था जौना खान, और मजे की बात यह है कि वो अपने समय के सबसे पढ़े लिखे, सबसे विद्वान सुल्तानों में से एक थे। फिर भी उन्हें बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा गया। क्यों? तो सवाल उठता है कि भाई इतना पढ़ा लिखा सुल्तान और उसे ऐसा अजीब टाइटल क्यों मिला? वजह थे उनके 5 बड़े फैसले, जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते थे पर असल में पूरी तरह फेल हो गए। जैसे उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी और तांबे के सिक्के चलाए जिनकी वैल्यू चांदी के सिक्कों के बराबर रख दी। अब आइडिया तो अच्छा था पर प्रैक्टिकली ये सब डिजास्टर साबित हुआ और सल्तनत को बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ। अच्छा, और एक सवाल है, भारतीय इतिहास का वो कौन सा सुल्तान था जो अपने समय का सबसे ज्ञानी, सबसे पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन जिसके फैसलों को सबसे ज्यादा विनाशकारी माना गया? सोचने वाली बात है ना। जवाब एक ही है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक, और इतिहासकारों ने इन्हें एक बहुत ही अजीब सा टाइटल दिया है, बुद्धिमान मूर्ख राजा। मतलब एक ही इंसान वाइज भी और फूल भी, ये कैसे हो सकता है? बस यही पहेली है जो उनके पूरे शासनकाल को इतना ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने ज्ञानी और प्रतिभाशाली शासक को इतिहास ने ये अजीब सी पहचान दे दी? पहले बात करते हैं उनके नाम के बुद्धिमान वाले हिस्से की। देखिए, तुगलक कोई मामूली राजा नहीं थे। उन्हें एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, फिलॉसफी, इन सब की गहरी समझ थी। उन्होंने खेतीबाड़ी को बेहतर बनाने के लिए दीवान-ए-कोही नाम का एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी और आगे की सोच थी। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है। अपनी सारी समझदारी के बावजूद सुल्तान ने 5 ऐसे बड़े बड़े प्लान बनाए जो उनके साम्राज्य के लिए किसी आपदा से कम नहीं थे, और बस यहीं से उनके नाम के साथ मूर्ख वाला हिस्सा जुड़ना शुरू हो गया। तो ये थे वो 5 फैसले जो असल में 5 तूफान साबित हुए। इन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव तक हिला दी और सुल्तान की पहचान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये है वो 5 ऐतिहासिक फैसले। पहला, दुआब में टैक्स बढ़ाना, और वो भी तब जब वहाँ अकाल पड़ा था। नतीजा, किसानों का विद्रोह। दूसरा, राजधानी बदलना। तीसरा, संकेतिक मुद्रा का अनोखा प्रयोग। और आखिर में खुरासान और कराचिल पर हमले की बहुत महंगी और अधूरी प्लानिंग। हर एक प्लान अपने आप में बहुत बड़ा था, लेकिन उनका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। चलिए अब उनके 2 सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा फेल हुए एक्सपेरिमेंट्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। एक तो राजधानी बदलने का और दूसरा नई करेंसी चलाने का। ये 2 फैसले ही उनकी कहानी का केंद्र हैं। जरा इस फैसले का स्केल सोचकर देखिए। तुगलक ने हुक्म दिया कि राजधानी दिल्ली से शिफ्ट होगी। कहाँ? लगभग 1500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के देवगिरी में, जिसे उन्होंने नया नाम दिया दौलताबाद। और सिर्फ दरबार नहीं, दिल्ली के हर एक नागरिक को वहां चलने का आदेश दे दिया गया। वैसे तो इस सोच के पीछे एक लॉजिक था, साम्राज्य के बीच में राजधानी बनाकर पूरे देश पर बेहतर कंट्रोल रखना। लेकिन इतनी लंबी और मुश्किल यात्रा के लिए प्लानिंग जीरो। नतीजा, एक भयानक त्रासदी। हजारों लोग रास्ते में ही दम तोड़ गए। आखिर में सुल्तान को हार माननी पड़ी और ये पूरा प्लान कैंसिल करके वापस दिल्ली लौटना पड़ा। अब आते हैं उनके दूसरे बड़े एक्सपेरिमेंट पर, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी। उन्होंने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के चलाए और ऐलान कर दिया कि इस तांबे के सिक्के की कीमत चांदी के सिक्के के बराबर ही मानी जाएगी। कमाल का आइडिया था। चीन में ये चीज पहले सफल हो चुकी थी, तो सोच वाकई में क्रांतिकारी थी। लेकिन इस शानदार प्लान में एक बहुत बड़ी गलती थी। सरकार ने ये कंट्रोल ही नहीं किया कि इन सिक्कों को बनाने का अधिकार सिर्फ उसके पास हो। नतीजा, हर घर एक टकसाल बन गया। लोगों ने धड़ाधड़ नकली तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते अर्थव्यवस्था क्रैश हो गई और शाही खजाना बिल्कुल खाली। तो इन सारे विनाशकारी प्लान्स का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि जब दिल्ली में सुल्तान की पकड़ कमजोर हुई, तो साम्राज्य के दूर दराज के इलाकों में नई ताकतें सिर उठाने लगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1336 में बना विजयनगर साम्राज्य। जब तुगलक दिल्ली में अपनी ही बनाई मुश्किलों से जूझ रहे थे, ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत में 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने मौके का फायदा उठाया और एक महान हिंदू साम्राज्य की नींव रख दी। और जानते हैं, इस पूरे उथल पुथल वाले दौर का एक चश्मदीद गवाह भी था।
मोरक्को का एक मशहूर यात्री इब्न बतूता, वो 1334 में भारत आया और कई साल तुगलक के दरबार में ही रहा। उसने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वो सब अपनी किताबों में लिख दिया, जिससे हमें आज इतनी सारी जानकारी मिलती है। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। इन सारी बातों को जानने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर मोहम्मद बिन तुगलक थे कौन? एक दूर की सोचने वाले विद्वान या एक पूरी तरह से विफल शासक? देखिए, बुद्धिमान इसलिए क्योंकि उनकी सोच नई थी, उनके प्लान्स बहुत बड़े थे और उन्होंने खेतीबाड़ी जैसे क्षेत्रों में सुधार भी किए। लेकिन मूर्ख इसलिए क्योंकि वो अपने किसी भी बड़े प्लान को सही से लागू ही नहीं कर पाए। उनके हर फैसले से सिर्फ अफरा तफरी और बगावत ही पैदा हुई। और आखिर में ये एक सवाल है जो आज भी बना हुआ है, क्या मोहम्मद बिन तुगलक की सोच अपने समय से इतनी आगे थी कि कोई उसे समझ ही नहीं पाया, या वो सिर्फ एक ऐसे राजा थे जिनके पास बड़े बड़े आइडिया तो थे पर उन्हें जमीन पर उतारने का हुनर नहीं था? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में आज भी खोजा जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के उस मोड़ की जब दिल्ली की सत्ता, आप कह सकते हैं कि पूरी तरह पलट गई। ये कहानी है एक सल्तनत के खत्म होने की और एक नए जबरदस्त साम्राज्य के शुरू होने की। चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। और उस दौर का सबसे बड़ा सवाल बस एक ही था, दिल्ली की गद्दी पर आखिर बैठेगा कौन? यही एक सवाल था जिसके इर्द गिर्द सारा संघर्ष, सारी राजनीति और सारे युद्ध घूम रहे थे। अच्छा, तो सत्ता का ये जो पूरा खेल बदला ना, उसे समझने के लिए हमें पहले उस समय के भारत को देखना पड़ेगा। मतलब उस दौर में चल क्या रहा था? देखिए, जब उत्तर भारत में सल्तनत का राज चल रहा था तब दक्षिण में कहानी थोड़ी अलग थी। वहां पर अलवार संत थे जो भगवान विष्णु के भक्त थे और नैनार संत जो भगवान शिव की भक्ति में लीन थे। ये लोग भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि उस दौर का माहौल सिर्फ सियासी नहीं था, बल्कि धार्मिक और सामाजिक तौर पर भी काफी कुछ हो रहा था। तो चलिए अब वापस उत्तर की तरफ चलते हैं और दिल्ली सल्तनत के एक बहुत ही मजबूत वंश तुगलक वंश की बात करते हैं, क्योंकि इनकी जो विरासत थी ना, उसने आने वाले समय पर बहुत गहरा असर डाला। फिरोज शाह तुगलक या कहें FST ने कुछ बहुत बड़े फैसले लिए। एक तो उन्होंने खेती के लिए सिंचाई पर टैक्स लगा दिया और दूसरा उन्होंने जजिया कर, ये वो टैक्स था जो गैर मुसलमानों पर लगता था, उसका दायरा बढ़ाकर ब्राह्मणों को भी शामिल कर लिया जो पहले इससे बाहर थे। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फैसला था। लेकिन फिरोज शाह सिर्फ एक शासक ही नहीं थे, वो एक शानदार बिल्डर भी थे। उन्होंने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT, उनकी याद में जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और हिसार जैसे कई शहर बसा दिए। अब ये बात सुनिए, ये काफी अनोखी है। उनके पास करीब 1,80,000 गुलाम थे और उनकी देखभाल के लिए उन्होंने एक पूरा का पूरा सरकारी विभाग बना दिया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। जरा सोचिए, गुलामों के लिए एक अलग सरकारी डिपार्टमेंट, ये अपने आप में कमाल की बात है। अच्छा, फिरोज शाह के दरबार में सिर्फ सियासत नहीं होती थी, कला और साहित्य को भी खूब जगह मिली थी। उनके दरबारी कवि थे बर्नी, जिन्होंने 2 बहुत मशहूर किताबें लिखी, तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी। जानते हैं, ये किताबें आज भी उस दौर को समझने के लिए बेहद जरूरी मानी जाती हैं। तुगलकों के बाद अब दिल्ली सल्तनत अपने आखिरी दौर में दाखिल होती है लोधी वंश के साथ, और यहीं से सल्तनत के अंत और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत की कहानी लिखी जानी थी। तो ये जो लोधी वंश था, ये 1451 से 1526 तक चला। इसकी नींव रखी थी बहलोल लोधी ने, और उनके बाद सिकंदर लोधी जैसे अहम शासक भी हुए। सिकंदर लोधी का सबसे बड़ा काम था 1504 में आगरा शहर की स्थापना। जी हाँ, ये वही आगरा है जो बाद में मुगलों की शान बना। और फिर बस 2 साल बाद 1506 में उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी भी बना लिया। इतना ही नहीं, वो एक कवि भी थे और गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखते थे। और फिर आते हैं इब्राहिम लोधी। ये दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे और लोधी वंश के भी आखिरी शासक। इनका नाम इतिहास में एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक लड़ाई से जुड़ा हुआ है। और बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। मध्य एशिया से एक नई ताकत हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक देती है और यहीं से शुरू होता है मुगल साम्राज्य का लंबा दौर।
ये नई ताकत कोई और नहीं बल्कि बाबर थे। वो असल में फरगना से थे, जो आज के उज़्बेकिस्तान में है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उन्हें भारत आने का न्योता किसी और ने नहीं बल्कि खुद दौलत खान लोधी ने दिया था, जो इब्राहिम लोधी से खुश नहीं थे। मतलब घर का भेदी लंका ढाई वाली बात हो गई। और फिर हुआ इतिहास का वो सबसे मशहूर युद्ध, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। इस एक लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया, और ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये पूरे दिल्ली सल्तनत का अंत था। लेकिन बाबर यही नहीं रुके। उन्होंने तो जैसे जीत की झड़ी लगा दी। 1526 में पानीपत, फिर अगले ही साल 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा का युद्ध। एक के बाद एक इन जीतों ने उत्तर भारत में मुगल शासन की नींव को एकदम पक्का कर दिया। तो बाबर ही थे मुगल वंश के संस्थापक। उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी, अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, और ये उन्होंने तुर्की भाषा में लिखी थी। ये किताब आज भी उस दौर को समझने का एक बेहतरीन जरिया है। बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? उनके बेटे हुमायूं। अच्छा, हुमायूं नाम का मतलब होता है भाग्यशाली या फॉर्चुनेट। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में अपने नाम की तरह भाग्यशाली थे? इतिहास की किताब तो कुछ और ही कहानी बताती है। असल में हुमायूं को इतिहास के सबसे बदनसीब राजाओं में गिना जाता है। उन्हें शेरशाह सूरी ने इतनी बुरी तरह हराया कि उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। सालों बाद जब वो किसी तरह वापस लौटे भी, तो किस्मत देखिए, अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हो गई। नाम था भाग्यशाली और पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी रही। लेकिन हुमायूं की मुश्किलों के बावजूद जिस मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी ना, वो 1526 से लेकर 1857 तक चला, मतलब 300 साल से भी ज्यादा। और इसका अंत तब हुआ जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देश से निकालकर रंगून भेज दिया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि कैसे सिर्फ एक लड़ाई, पानीपत की वो एक सुबह, हिंदुस्तान के इतिहास का पूरा नक्शा बदल सकती है। इस सवाल पर जरा सोचिएगा।